हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति। आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो कल का वीडियो था वो न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में था। उस न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में हमने दो चीज़ें छोड़ी थी, जिसे हम ज्ञात करके आज पढ़ेंगे, जो गति का जड़त्व होगा और दिशा का जड़त्व होगा। हमने कल चर्चा की थी कि न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण कौन-कौन से हैं और न्यूटन के प्रथम नियम क्या है। हमने उसको डेरिवेशन के साथ नहीं, उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझा था। आज हम चर्चा करेंगे, जो छोटा टॉपिक था उसमें गति के जड़त्व या इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, गति का जड़त्व किसे कहते हैं? जब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है, तो वह आपको भी गतिमान अवस्था में दिखेगी और ऑब्जेक्ट के साथ गतिमान अवस्था में बननी होगी। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है, तो आपको भी वह उस अवस्था में होना होगा, यदि उस ऑब्जेक्ट के साथ गति अवस्था में बनना है तो। दूसरा बिंदु हमारा क्या कह रहा है, उदाहरण में समझिएगा। गति का जड़त्व, जैसे जैसे चलती ट्रेन से कूद जाना। ट्रेन चलती रहती है और आप अचानक से कूद जाते हैं, तो आप ट्रेन के साथ-साथ कुछ दूरी तक भागते हैं, जिससे आपका कंट्रोलमेंट जो हो कवर हो जाए। नहीं तो आप गिरेंगे तुरंत और आपके ऊपर चोट भी लग सकती है और आप ट्रेन की ओर भी जा सकते हैं, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा, ये ध्यान देना आपको। ना? तो चलती ट्रेन से कूद जाना मतलब क्या कह रहा है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट गतिमान अवस्था में है, तो आपको भी उस अवस्था में होना होगा। यदि आप उस अवस्था में नहीं होंगे, तो आप गिर जाएँगे और आपको चोट भी लग सकती है। दूसरा बिंदु होगा अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिरना। अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिरना कैसे? जैसे आप बाइक चलाते होते हैं और पीछे बैठा व्यक्ति होता है, आपने स्पीड में एक बार की जो बाइक को क्लच का छोड़ा वायर वो उठाया, तो वह पीछे की ओर गिर गया कि नहीं? तो क्या कारण होगा कि वह गति मतलब क्या है, पहले वो विरामावस्था में बैठा हुआ है, तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहता है, ना कि गति अवस्था में रहना चाहता है। जब आपने गति ली, तो उसको भी क्या करना होगा, उसको भी गति अवस्था में परिवर्तन करना होगा, नहीं तो वह पीछे की ओर गिर जाएगा। वैसे अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर गिरना वही होगा कि बाइक चलाते वक़्त जो पीछे बैठा व्यक्ति होता है, मान लीजिए अगली ब्रेक जो होगी वो स्पीड से मार दी, तो पीछे वाला व्यक्ति आगे की ओर गिरेगा कि नहीं? तो उस क्या है कि बाइक तो पहले गति अवस्था में थी, तो गति अवस्था में ही तो आप भी तो गति अवस्था में हैं, तो वह अचानक आपको क्या कह रहा है, जड़ता प्रदर्शित करता है। वहाँ पर विरामावस्था मतलब रोक रहा है बाइक को रोकेगा तो आप गति अवस्था में हैं, तो आप आगे की ओर गिरेंगे जब ब्रेक लगेगी तो। आपको समझ में आ गया होगा कि गति का जड़त्व क्या है। हम देखेंगे अब दिशा का जड़त्व। क्या देखेंगे? दिशा का जड़त्व। ये देखिए कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। आप समझ गए होंगे, ये जो एग्जाम्पल है इसका, इससे आप अच्छी तरह समझ जाएँगे, इसकी व्याख्या के अनुसार नहीं। उदाहरण देखिए, यदि यदि एक पत्थर को डोरों से बाँधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाएँ, तब डोरी खींचने पर पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में गति करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेकेबल है थोड़ा। यदि एक पत्थर को डोरी में बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाएं, तो डोरी जो होगी वो उस पत्थर की स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगी। कैसे? जैसे क्या होगा, आप बाइक चलाते वक्त, यदि आप बाइक चला रहे हैं, आदि बाइक चला रहे हैं आप, तो कोई मोड़ आता है, तो क्या अपनी स्पीड वहां पर क्या उतनी ही स्पीड रखेंगे? नहीं। यदि आप स्पीड कम नहीं करेंगे तो वहां पर गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी। तो उसी प्रकार यदि एक पत्थर को डोरी में बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाएं, तब डोरी जो होगी वह पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में गति करेगी। मतलब जैसे जैसे आपका पत्थर घूमेगा, वह उसी दिशा में गति करती हुई आगे की ओर बढ़ेगी। अगला बिंदु देखिए, जैसे गाड़ी के टायर के संपर्क में आए,
कीचड़ों के कणों से बचने के लिए मिडगार्ड लगाए जाते हैं। कीचड़ों से कीचड़ों के कणों से बचने के लिए मिडगार्ड लगाए जाते हैं। क्यों? जब गाड़ी चलती रहती है स्पीड में तो क्या होता है, जो पहिया घूमती रहती है स्पीड में, पहिया खूब स्पीड में घूमती रहती है तो कीचड़ के कणों को वह अपनी ओर आकर्षित करती है कि नहीं? मतलब कि वह टायर जो होता है वो गति अवस्था में होता है और उन कीचड़ों को भी वह गति अवस्था में परिवर्तित करना चाहता है। तो क्या समझ रहे हैं कि दिशा, आप जैसे-जैसे टायर घूमेगा, वो जो कण होंगे उन्हीं टायर के साथ-साथ उसी दिशा में परिवर्तित होंगे। समझ गए होंगे कि दिशा का जड़त्व क्या है और गति का जड़त्व क्या है। हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि हमारा अगला बिंदु क्या है। ये देखिए दोस्तों, उसी में दिशा के जड़त्व के बारे में, जब कोई बस या कार किसी वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती हैं तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण बाहर की ओर गिरने लगते हैं। यही आपको बताया हमने कि यदि कोई बस है, कार है, तो यदि वह वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ती हैं तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण बाहर आने की बाहर आगे की ओर गिरने लगते हैं। कैसे? यदि यदि कार और बस बाएं की ओर मुड़ना चाहेंगे तो वह क्या होगा कि दिशा के साथ साथ वह भी परिवर्तन करेंगे कि नहीं? जब दिशा के साथ साथ परिवर्तन करेंगे तो वही होगा कि बस या कार से मुड़ती बस पे अचानक यात्री का बाहर की ओर गिरने लगना। देख लिए अगला बिंदु क्या है हमारा, कि कोई भी वस्तु अपनी विराम या गति अवस्था में दिशा की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। आपको समझना होगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर अपना आप बाहरी बल न लगाते हों। आगे देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ, जो हमारा नियम था, न्यूटन का प्रथम नियम, वो समाप्त हुआ। हम चर्चा करने वाले हैं अब न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। आपको समझना होगा, हम थोड़ा सा उदाहरण आपको समझाएंगे, उसके बाद हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में आपको डिफिनेशन ज्ञात कराएंगे। तो देखिए, जो बिंदु कह रहा है कि मान लीजिए मैंने एक पत्थर फेंका और उसकी स्पीड कर दी एक 0 से 20 और मैंने एक दूसरे पत्थर को फेंका और इसकी स्पीड कर दी 0 से 5। तो बताओ मैंने किस पत्थर पर ज़्यादा बल लगाया होगा? कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपनी राय दें और बताएं कि 2 पत्थर हैं, मैंने एक पत्थर को 0 से 20 की स्पीड में फेंका और दूसरे पत्थर को 0 से 5 की स्पीड में फेंका, तो बताओ कि मैंने किस पत्थर पर ज़्यादा बल लगाया? तो आपको पता होगा कि आपने तो एक पत्थर को 0 से 20 की स्पीड में फेंका और एक को 0 से 5, तो ज़्यादा बल किस पर लगाया? 0 से 20, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। ऐसा ही सोच रहे हैं ना? लेकिन समझिए, यदि यदि दोनों के द्रव्यमान सेम है, यदि दोनों को द्रव्यमान सेम, एक पत्थर 5 केजी का है और दूसरा पत्थर भी 5 केजी का है, दोनों का द्रव्यमान सेम है और एक को मैंने 0 की 20 की स्पीड से फेंका और दूसरे को 0 से 5 की स्पीड से फेंका, तो बल किस पर अधिक होगा? 0 से 20 और 0 से 5 पर कम। तो द्रव्यमान यदि सेम हो तो आप जिसको जितनी अधिक दूरी फेंकेंगे वह उस पर अधिक बल लगाएगा कि नहीं? यदि दोनों के द्रव्यमान सेम हैं तो आप जिसको जितनी अधिक दूरी फेंकेंगे वह उस पर उतना ही अधिक बल लगाएगा। अगला बिंदु पर हम देखते हैं दोस्तों, कि मैंने इन दोनों को मिलाकर एक टर्म बनाया जिसे रेखीय संवेग या द्रव्यमान गुणे वेग के रूप में हम जानते हैं। देखिए कि इन दोनों को मिलाकर एक नियम का निर्माण हुआ। यदि हम दो पत्थर को लिए, यदि द्रव्यमान सेम है तो आप जितनी अधिक दूरी फेंकेंगे वह उतना ही अधिक बल लगाएगा। तो इन्हीं टर्म को देखते हुए एक टर्म का निर्माण हुआ जिसे हम रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग के रूप में जानते हैं, जिसे हम P इज इक्वल mv भी कहते हैं। समझना, P को हम क्या कहते हैं? संवेग। और m का क्या मतलब होता है? मास, मतलब द्रव्यमान। और v से क्या होता है? वेग, वेलोसिटी। आपको समझना होगा और इन बिंदुओं को अच्छे से समझना होगा और पढ़ना होगा, तभी आपको यह नियम समझ में आएगा। जैसा कि आपने न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में जाना, हमने उसी प्रकार न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में आपको ज्ञान कराया।
आगे हम चर्चा करते हैं इसी न्यूटन के सेकंड नियम की वैज्ञानिक परिभाषा के अंतर्गत। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन का द्वितीय गति का नियम, वो अभी जो था हमने उदाहरण के रूप में आपको समझाया, लेकिन अब ये वैज्ञानिक भाषा के अनुसार आप समझें कि न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। यदि आपको देखिए, ये जो वैज्ञानिक भाषा है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जो मैंने आपको इसके पहले बताया वो बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो आप देखेंगे कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय गति का नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। तो उस प्रकार हम चर्चा करेंगे आखिर संवेग है क्या। ध्यान दीजिए दोस्तों कि किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया P इज इक्वल एम वी। क्या कह रहा है कि किसी पिंड के वेग, कोई पिंड का वेग है और द्रव्यमान है, उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। आपको आगे दिख रहा होगा कि संवेग जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यदि दो पिंडों m1 एवं m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। समझना होगा, यदि दो पिंड हैं m1 और m2, यदि दो पिंड हैं m1 और m2 और इन दोनों का वेग जो हो समान हो, क्या हो, वेग जो हो समान हो, तो भारी पिंड का संवेग, जो भारी पिंड होगा उसका संवेग जो होगा वह क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। वही फार्मूला जो आपको हमने पहले बताया P बराबर एम वी। क्या बताया, P बराबर एम वी। तो दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं कि आगे इस बिंदु में क्या है। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, आप लोग ध्यान समझिएगा इसी फॉर्मूले पर कि क्वेश्चन है इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 kg एंड इज इट गोइंग टू स्पीड वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इनटू तो x तो x इन द डायरेक्शन व्हाट विल बी द मोमेंटम देन। मतलब एक वस्तु 5 किलोग्राम की है, एक वस्तु 5 किलोग्राम की है और वह 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड के वेग से जा रही है, तो दिशा में तो संवेग क्या होगा, जा रही है x दिशा में, तो संवेग क्या होगा। आपसे क्या दिया है, आपको द्रव्यमान दिया है m इज इक्वल 5 kg, दिया है कि नहीं, m इज इक्वल 5 kg, और वेलोसिटी जो वेग है, वेग कितना दिया है आपको, 20 मीटर प्रति सेकंड, दिया है कि नहीं, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको फार्मूला हमने क्या बताया, P इज इक्वल एम वी, P इज इक्वल एम वी। तो P का मान तो हमें निकालना है, M का मान कितना है 5 और V का मान कितना है 20, तो कितना हुआ 20 पंचे 100, क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कैसे कि द्रव्यमान का तो मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और हम जो वेग का संवेग होगा उसका क्या मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो हम समझेंगे तो हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो मित्रों आपको समझ में आ गया होगा यह पूरा वीडियो। तो हम आपसे यही चर्चा करेंगे कि यह आपका वीडियो कैसे लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम आपसे मिलते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ। हम उसी वीडियो में न्यूटन की थर्ड लॉ की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।